going to discuss a very important topic which was recently in the news also. The topic name is Ladakh protest. In this topic, we are going to talk about the condition of Ladakh after 5 August 2019. And then we'll discuss how democracy replaced by the bureaucracy in Ladakh. And then what is sixth schedule all about. And then we'll discuss how jobs can be secured in Ladakh. We'll destroy the propaganda that Ladakh people do not meet the criteria of the sixth schedule. And at last, we'll discuss why government is planning to implement Article 371 instead of the sixth schedule. So we'll discuss each and every topic very carefully. So please maintain decorum in the class and listen the class very carefully. Okay, so start from very basics. देखिए होता क्या है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर जो एक फुल फ्लेज स्टेट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड होकर के एक लद्दाख का यूटी बनता है और एक जम्मू कश्मीर का यूटी बनता है। इसके बाद होता क्या है, 5 अगस्त 2019 के बाद से जो गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेंडिचर है वो कश्मीर के एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पे लद्दाख के एरिया में तो उसका जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा कम है। फिर देखेंगे तो जो लोकल प्रोड्यूस है कश्मीर के एरिया से, जैसे कि आखरोट हो गया या फिर ड्राई फ्रूट हो गए, ठीक है, ये लोकल प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ के लोकल लोगों को क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने की वजह से वहाँ की इकोनॉमी क्या करती है, बूम कर पाती है। लेकिन वो नहीं हो पाता है, इन्वायरमेंटली उतना ज़्यादा वो लोग सस्टेनेबल नहीं है कि उस तरह का प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है, जिससे वहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूस की वजह से जो इकोनॉमी बूम करती है वो उतना सही हो नहीं पाता वहाँ पे, है ना। और फिर देखेंगे कि ये देखो जम्मू कश्मीर में क्या है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ वैली है, आप देख सकते हो इस फिगर में, ठीक है। तो वहाँ पे टूरिज्म आराम से अलाउ है और अच्छे मात्रा में प्रमोट किया जाता है। लेकिन आप लद्दाख के एरिया में देखोगे तो इस तरह की हार्ड टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी और इस हार्ड टोपोग्राफी की वजह से टूरिज्म उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आगे और भी अगर हम कंपेयर करें इसको तो ज्योग्राफिकल फीचर अगर देखें तो जैसे इसका मानसून जो है, वेदर कंडीशन जो है, ठीक है, वो वैली में मॉडरेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हम लद्दाख के एरिया में देखें तो इसका जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। और आगे देखें तो जॉब हो गया या फिर मेडिकल कॉलेजेस हो गए कश्मीर के एरिया में, ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन लद्दाख में ये बहुत ही कम मात्रा में है। और सबसे लास्ट कंपैरिजन अगर जो है, जैसे कि यूटी जो है जम्मू कश्मीर का, उसके पास विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास ऐसा कोई भी विधानसभा नहीं है। और स्टार्टिंग में जब 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख के पास 4 एमएलए हुआ करते थे जो कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जाके बैठते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ये टोटल होकर जब विधानसभा जब ये दो पार्ट में बाइफर्केट हो गए तो ये टोटल संख्या 0 हो गई। ऐसे कंडीशन में और यहाँ पे जो टोटल 1 एमपी है अभी तक और राज्यसभा में अभी तक एक भी एमपी नहीं है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि जब लोकल लेवल के लीडर्स नहीं हैं तो लोगों का से नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू रूल करती है, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को की जगह वहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेसी है ना। इस ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो भाई यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। वो जनता के प्रति, जनता उनको तो चुनती नहीं है, वो यूपीएससी की तरफ सेलेक्ट होते हैं, तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पीपल ऑफ द लद्दाख के प्रति। लेकिन सोचो अगर सर्कमस्टांसेस अगर वहाँ पे विधानसभा होती तो लोग क्या होते कि वहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते और वो रिप्रेजेंटेटिव अगर उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो हर 5 साल पर उसको क्या करते, उखाड़े फेंक देते, ठीक है। लेकिन ये पावर लद्दाख के लोगों के पास नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, टोटल ब्यूरोक्रेसी का राज है। आगे देखेंगे एक बहुत ही इनोवेटर और क्रिएटर आदमी जिनका नाम है सोनम वांगचुक, आप लोगों ने वीडियो देख रखे होंगे उनके, ठीक है। सोनम वांगचुक एक बहुत अच्छे इनोवेटर हैं और क्रिएटर भी हैं और देश के विकास में बहुत अच्छा योगदान भी निभाया उन्होंने, ठीक है। जैसे देखो उन्होंने 2021 में सोलर हीटेड टेंट्स का यूज किया, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो सन की रेस पूरे दिन में इस पर पड़ेगी वो रात में बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये जो पूरा टेंट है उसके अंदर की गर्मी मेंटेन रहेगी और रात में वार्म अप होगा थोड़ा सा, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ द लाइफ हाई, अब देखो यहाँ पे होता था क्या कि ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, इस पहाड़ों से क्या होता था, सिग्नल नहीं क्रॉस कर पाता था और कहीं कहीं पहाड़ों के बीच में स्कूल बने रहते थे वहाँ पे, तो नेटवर्क फैसिलिटी उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाती थी। ऐसे कंडीशन में सोनम वांगचुक जी ने वाईफाई की जगह जब सिग्नल इंटरप्ट होने लगा तो पहाड़ों को ही टावर बना के उन्होंने लाइफ हाई लगाने का प्रयास किया, है ना। फिर इन्होंने देखो ये वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए आइस स्तूपा एंड आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का भी इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है इसको प्रोड्यूस करने में, है ना।
जब ये इतना काम कर रहे हैं तो इनको अवार्ड भी मिलता रहता है, ठीक है। जैसे अवार्ड के पर्सपेक्टिव अगर देखें आप तो इनको ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मिला है, इनको यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला है, इनको ग्रीन टीचर का अवार्ड मिला है और बहुत सारे अवार्ड इनको मिलते रहते हैं, है ना। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। तो देखो, लद्दाख की तरफ से जो डिमांड हो रही है उसी के बेसिस पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि उनका डिमांड है फर्स्ट कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत डाला जाए, ठीक है। इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वो हो पाएगी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है कि वहाँ पे जॉब को सिक्योर किया जाए, लद्दाख के पीपल का जॉब सिक्योर किया जाए। एंड थर्ड चीज, ब्यूरोक्रेसी को हटा करके हम डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया जाए, है ना। वी डिस्कस वो किस तरह से डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से इसको मीटअप किया जा सकता है ना। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो फर्स्ट इज थिंक दैट 6 शेड्यूल, इन 6 शेड्यूल होता क्या है इसको पहले अच्छे से समझते हैं, है ना। 6 शेड्यूल जो है बरदोल लोई कमेटी के माध्यम से एक रिकमेंडेशन आया था, उसके बेसिस पे 6 शेड्यूल फॉर्मेशन हुआ था। और इस 6 शेड्यूल क्या करता है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने लिए कानून बना सकें, है ना। होता क्या है कि ये ट्राइबल को ऑटोनॉमी इस तरह से प्रोवाइड की जाती है, इसमें तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल क्रिएट किया जाता है, जिसको फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म में आप एडीसी या फिर एआरसी बोल सकते हैं। देखो, ये एडीसी और एआरसी को पूरा पावर होता है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। लेकिन ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो टोटल एब्सोल्यूट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एडीसी या एआरसी जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम करेंगे उसको साइन कौन करेगा, गवर्नर, उस स्टेट के गवर्नर साइन करते हैं। अगर सपोज करो किसी एरिया में जो एडीसी बना दी गई, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्राइब रहती है, ठीक है, उसके लिए एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी गई। अब इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को की एरिया को इंक्रीज करने या फिर इसके एरिया को डिक्रीज करने का पावर किसके पास होता है, गवर्नर के पास होता है, राइट। बाइफर्केशन ऑफ द एडीसी एंड आरसी इनटू मल्टीपल पार्ट्स। अब जैसे सपोज करो कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं और एक एडीसी बन चुकी है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और बहुत सारे उसमें ट्राइब्स वगैरह आ गए, ठीक है। अब सपोज करो कि गवर्नर के पास पावर होता है कि इसको मल्टीपल एडीसी बनाने का पावर दें, ठीक है। तो क्या करते हैं, मल्टीपल एडीसी बना सकता है, इसके लिए खुद एक अलग एडीसी बन जाएगा, इसके लिए खुद एक अलग एडीसी बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं, है ना। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है एडीसी और एआरसी के बारे में, ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है ना। देखो टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर में टोटल 26 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, लेकिन 4 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि टोटल पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है यहाँ पे, ओके। तो क्या एक क्वेश्चन सबके मन में आएगा कि क्या जो एडीसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल जो है क्या हर एक मैटर पे कानून बना सकती है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर पे ही कानून बनाती है। जैसे कि वो लैंड, उस पर्टिकुलर एरिया का कुछ लैंड हो गया, वहाँ पे फॉरेस्ट हो गए, वहाँ पे कैनाल वाटर हो गए, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो गया, वहाँ का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ का इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, या लोकल कस्टम हो गया। लोकल कस्टम में जैसे कि मान लो किसी किसी जनजाति को ये भी मतलब अलाउ होता है कि वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों का नाम जो होता है वो आर्डर में रखते हैं, ठीक है। सुई पोंगो की जनजाति है वो आर्डर में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि जनजातियाँ जो होती हैं वो अपने घरों में कंकाल तंत्र रखती हैं, ठीक है। तो अब कंकाल तंत्र रखना तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो लॉ अप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो एडीसी के अंदर आते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए वो लोकल कस्टम के ऊपर अपना नाम बनाते हैं, ठीक है, ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि पार्लियामेंट या स्टेट के कोई भी लॉ इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल में अप्लाई नहीं होंगे। अगर अप्लाई भी होते हैं तो वो मॉडिफिकेशन या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ ही अप्लाइड होंगे। जैसे अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, उसको अप्लाई करने में मॉडिफिकेशन और एक्सपेक्टेशन की बात चल रही है अभी। ये रही पहली डिमांड, 6 शेड्यूल, इसको हमने समझ लिया, ठीक है। दूसरा डिमांड क्या था, सिक्योर जॉब करो। देखो होता क्या है कि जैसे देखो हर एक स्टेट में क्या होता है, खुद का एक पीएससी होता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में देखो तो यूपी पीएससी है, बिहार में देखो तो बिहार पीएससी और झारखंड में देखो तो झारखंड पीएससी है। ऐसे में लद्दाख पीपल का डिमांड है कि वहाँ पे एक एलपीएससी क्रिएट किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में क्या करें, लोकल लोग जब जा करके उसमें इंटर करेंगे तो लोकल लोगों का प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ कि एलपीएससी का डिमांड वो लोग कर रहे हैं। दूसरी बात आई कि मिडिल लेवल की जॉब की बात क्या होगी। देखो मिडिल लेवल की जॉब के लिए हर एक स्टेट में क्या है, एसएससी है, एसएससी कराती है, ठीक है, स्टेट एसएससी होती है। अब उस स्टेट एसएससी जैसे मान लो कि बिहार में बीएसएससी है,
उत्तर प्रदेश में यूपीएसएससी है, उसी तरह से लद्दाख में एलएसएससी होनी चाहिए। और फिर इन्होंने बोला कि अभी जो लद्दाख में एमपी की संख्या है वो टोटल 1 है, उसको बढ़ा करके 1 कर दिया जाए लोकसभा में। तो ये तो रही सिक्योर जॉब की बात। तो फिर क्या कुछ लोगों का डिमांड है कि क्या लद्दाख जो है वो 6 शेड्यूल की क्राइटेरिया को मीट करता है नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, अगर किसी 6 शेड्यूल में आने का जो क्राइटेरिया है, ट्राइबल होना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए, फॉरेस्ट वगैरह का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। और थर्ड कैटेगराइजेशन है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको कानून ला के बदला भी जा सकता है ना। तो सबसे पहला देखो, अगर कोई डाटा पे काम करें तो जैसे एनसीएसटी का एक डाटा है कि ट्राइबल एरिया जो लद्दाख में है वो 66.8% है। ऐसे कारगिल में 83% और सांकू जंस्कर में मोर देन 90% जो ट्राइब्स हैं वो जो पीपल्स हैं वो ट्राइबल हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे तो मेजोरिटी देखा जाए तो लद्दाख में क्या है, ट्राइबल पीपल है, ठीक है। तो ये वाली क्राइटेरिया तो फुलफिल होती है। दूसरी क्राइटेरिया अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर ली है या फिर फॉरेस्ट की बात करो तो वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। बट हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से इसको देख सकते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो कल को बहुत सारा अगर इन्वेस्टमेंट लद्दाख के एरिया में हो रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा लद्दाख में। और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से क्या होगा कि जैसे जोशीमठ जैसे केसेस हमको देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड हो गया और अनदर नेचुरल डिजास्टर के केसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो रही टोटल अभी तक लद्दाख के पीपल का डिमांड, लेकिन सरकार का क्या स्टैंड है इसको भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं 6 शेड्यूल के ऊपर एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। 6 शेड्यूल में अभी तक टोटल 10 ट्राइबल एरियाज इंक्लूडेड हैं, जिसमें से असम 3, मेघालय 3 और त्रिपुरा 1 और मिजोरम 3 से आते हैं। लेकिन सरकार का अब स्टैंड क्या है, मैं कुछ फैक्ट के बेसिस से बताने वाला हूँ। जैसे देखो, लद्दाख क्या है, लैंड ऑफ पासेस है। लैंड ऑफ पासेस होने की वजह से इसको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया को। सेकेंड पॉइंट है कि ये बफर जोन की तरह काम करता है बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान। एंड यहाँ पे मिलिट्री का जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट कि यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल है। एक्चुअली इसको लद्दाख को लामा लैंड बोलते हैं या फिर लिटिल तिब्बत बोलते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली 9,000 से लेकर के 25,170 फीट की ऊंचाई पे है, जिसको इन फ्यूचर बुद्धिस्ट टूर के रूप में डेवलप किया जा सकता है। एंड फिफ्थ इज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे एविडेंट सनलाइट है और रिसोर्सेस हैं, विंड रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यूटिलाइज करके अपने इंडिया का जो रिन्यूएबल गोल है, रिन्यूएबल एनर्जी जो गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर सपोज करो कि 6 शेड्यूल अगर अप्लीकेबल हो जाएगा इस एरिया में, तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल जो बनेंगे यहाँ पे, उसके बाद ज़्यादा पावर हो जाएगा इन सब चीज़ों के ऊपर लेकर के कानून बनाने के लिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पार्लियामेंट्री लॉ या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई से नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये तो रही टोटल सरकार का एक स्टैंड। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, वो आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 देखो, इसमें क्या है कि कोई भी प्रोविजन ऐसे नहीं है कि फिक्स्ड है कि हाँ तुम लैंड के ऊपर ही लॉ बनाओगे। हर एक स्टेट इस पर ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड प्रोविजन है जिसके ऊपर वो लॉ बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्टेट का कोई भी अगर एरिया जो कि सेंसिटिव है उसके ऊपर वहाँ के लोकल लोग उस पर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। यही है टोटल 371। इसमें डिफरेंट प्रोविजंस हैं और डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट प्रोविजन के अंदर उनको सपोर्ट किया गया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे देखो, आर्टिकल 371 ए से लेकर के 371 जे तक चलता है टोटल प्रोविजन, ठीक है। इसमें डोजेंस ऑफ स्टेट है इंक्लूडिंग 6 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आल्सो है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 371 इटसेल्फ में महाराष्ट्र गुजरात को दिया गया है कि आप क्रिएशन करो डेवलपमेंट बोर्ड का, है ना। आर्टिकल 371 ए पे देखोगे तो नागालैंड की सोशल, रिलीजियस, कस्टमरी, लीगल प्रैक्टिसेस पे पार्लियामेंट के कोई भी लॉ अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो देख रहे हो, यहाँ पे अलग रूल है, कुछ अलग रूल पे प्रोटेक्शन मिली है, यहाँ पे कुछ अलग मैटर पे प्रोटेक्शन मिली है। इसी तरह असम में कुछ अलग मैटर पे प्रोटेक्शन मिली है। 370C में मणिपुर को कुछ अलग लेवल पे प्रोटेक्शन मिली है ना। 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, हालांकि तेलंगाना को रिमूव कर दिया गया इस प्रोटेक्शन के लिस्ट से आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 371G जो है वो मिजोरम के लिए है एंड सो ऑन, ठीक है। ये गोवा के लिए एग्जिस्ट करता है 371 ने। तो ये रहा टोटल आज का ये पूरा फंडामेंटल थिंग्स अबाउट द लद्दाख। और यहाँ पे कहीं ना कहीं टोटल मैटर जो है वो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है।
तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आर्टिकल 371 जो है वो हो सकता है कि लद्दाख में अप्लीकेबल हो जाए इंस्टेड ऑफ द 682, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर ऑल दिस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एंड मिलते हैं कि अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।